सो हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पिछली क्लास में कर रहे थे और उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा पोर्शन रह गया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, वो खत्म करके और उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे आज की क्लास में। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पिछली क्लास में देखा था, और वो जो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है उसको स्टैब्लिश, जो आइंस्टाइन के इक्वेशन करते हैं वो सारे हम लोग देखेंगे। सो आइंस्टाइन explained the various laws of photoelectric emission on the basis of Planck's quantum theory. So उन्होंने सारे एक्सप्लेनेशन दिए थे। जो चारों लॉज हमने पिछली क्लास में किया था, उन चारों लॉ का एक्सप्लेनेशन आइंस्टाइन ने दिया। सो light radiations consist of tiny packets of energy called quanta. One quantum of light radiation is called a photon which travels with the speed of light. तो प्लैंक का जो क्वांटम थ्योरी था, उस क्वांटम थ्योरी से एक्सप्लेनेशन आया था फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का। और प्लैंक का जो क्वांटम थ्योरी था वो क्या था कि लाइट रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा, एंड वन क्वांटम ऑफ लाइट रेडिएशन इज कॉल्ड अ फोटोन विच ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। So energy of a photon is given by E is equal to h nu. ये एनर्जी एक फोटोन जो कैरी करता है इतना, where nu is the frequency of the light and h is the Planck's constant. So h is called Planck's constant and nu is the frequency of light radiation. Now Einstein assumed that one photoelectron is ejected from a metal surface if one photon of suitable frequency of radiation falls on it. मतलब अगर वन फोटोन जो है इसके ऊपर फॉल करेगा, वन फोटोन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस, देन वन फोटो इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड, है ना। तो 1:1 रेशियो है। कंसिडर अ फोटोन ऑफ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, ठीक है। तो ये जो फोटोन यहाँ पे आ रहा है उसका फ्रीक्वेंसी मान लो न्यू है, इंसिडेंट ऑन फोटो सेंसिटिव मेटल सरफेस। तो ये जो मेटल सरफेस है, दिस इज फोटो सेंसिटिव। द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, बिकॉज इसका फ्रीक्वेंसी न्यू है तो इसमें जो एनर्जी होगा दैट विल बी इक्वल टू एच इंटू न्यू। सो एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इज एच न्यू, इज स्पेंट इन टू वेज ना। ये जो टोटल एनर्जी लेके आ रहा है रेडिएशन, दैट इज बीइंग स्पेंट इन टू वेज। पहला क्या है, a part of the energy of the photon is used in liberating the electron from the metal surface, which is equal to the work function phi naught of the metal. तो उसका कुछ पार्ट, जो एनर्जी एच न्यू आया, उसका कुछ पार्ट इज यूज टू ओवरकम द वर्क फंक्शन फाइ नॉट ऑफ द मेटल, है ना। तो जिससे कि उस इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से पहले तो हटा सके। दूसरा, द रेस्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज यूज्ड इन इम्पार्टिंग द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के मैक्सिमम टू द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। तो पहला कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में यूज किया, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन जब रिमूव हो गया उसको फर्दर एक्सेलरेट कराने के लिए, उसको फर्दर स्पीड अप कराने के लिए जो काइनेटिक एनर्जी चाहिए, रेस्ट ऑफ द एनर्जी इज बीइंग यूज्ड टू गिव दैट काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी टू द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बच्चों? सो जो हम लोग एच न्यू दे रहे हैं बाहर से, दैट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, जो एनर्जी चाहिए, है ना, वर्क फंक्शन को ओवरकम करने के लिए, प्लस काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए चाहिए एनर्जी, उसके लिए। तो ये आइंस्टाइन का इक्वेशन था। सो इफ V max is the maximum velocity of emitted photoelectron and m is its mass, maximum kinetic energy of photoelectron is half mv max का होल स्क्वायर। E जो है एनर्जी हम लोग जो दे रहे हैं, दैट इज एच न्यू इज इक्वल टू जो वर्क फंक्शन फाइ नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है हाफ एम वी स्क्वायर, वो एच न्यू माइनस फाइ नॉट है ना। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। okay if the incident photon is of threshold frequency nu naught, then the incident photon of energy h nu naught is just sufficient to eject the electron from the metal surface without imparting it any kinetic energy. Hence h nu naught must be equal to the work function phi naught. तो जो वर्क फंक्शन फाइ नॉट है वो एच न्यू नॉट के बराबर हो गया। सो हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम, जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है,
वो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट से कर लेते हैं, क्योंकि फाई नॉट के जगह एच न्यू नॉट रिप्लेस कर दिया हमने, एच कॉमन ले लिया प्लैंक्स कांस्टेंट को, न्यू माइनस न्यू नॉट हो गया. सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज एच न्यू माइनस न्यू नॉट. दिस इज द इक्वेशन. सो ये आइंस्टाइन्स इक्वेशन को हम लोग थोड़ा सा दूसरे फॉर्मेट में लिखेंगे फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, तो इस तरह से वर्क फंक्शन के टर्म्स में लिखेंगे तो ये इक्वेशन लिखेंगे. क्लियर है बच्चों? यस सर. ठीक है. अब ये जो चारों लॉ था फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का, उन चारों लॉ का एक्सप्लेनेशन है आइंस्टाइन के इक्वेशन से. लेट अस स्टडी द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल दीज फोर लॉज यूजिंग आइंस्टाइन्स इक्वेशन. तो पहला लॉ, सिंस वन इंसिडेंट फोटोन में इजेक्ट वन फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस, देयरफॉर number of photoelectron emitted per second depends upon the number of photons falling on the metal surface per second, which in turn depends on the intensity of the incident radiation. So if the intensity of the incident radiation is increased, the number of incident photons increases. This results in an increase in number of photoelectrons ejected. Thus, this is the first law of photoelectric emission. तो पहला लॉ जो है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का, अगर आप देखोगे, ये कहता था कि फॉर ए गिवन मेटल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, number of photoelectron ejected per second is directly proportional to the incident intensity of the incident light. तो इंटेंसिटी पे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था. वही सेम चीज यहाँ पे भी हम लोग बता रहे हैं कि अगर इंसिडेंट फोटोन, एक इंसिडेंट फोटोन में इजेक्ट वन फोटो इलेक्ट्रॉन, so therefore number of photoelectron emitted per second depends upon the number of photons falling on the metal surface per second, which in turns depend on the intensity of the incident radiation. Intensity जितना ज्यादा होगा उतना फोटोन पर सेकेंड एमिट होगा, है ना, उतना फोटोन इंसिडेंट होगा पर सेकेंड, और उतने फोटो इलेक्ट्रॉन भी एमिट होंगे. सो इफ द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इंक्रीज, नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन इंक्रीजेस, एंड hence number of photoelectron emitted will also increase. This is the first law of photoelectric emission. ठीक है. दूसरा लॉ हमें कहता है कि फॉर ए गिवन मेटल देयर एग्जिस्ट a certain minimum number of the incident radiation below which no emission of photoelectron takes place. This frequency is called threshold frequency. तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, उसके नीचे कोई फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा. सेम चीज यहाँ पे भी है. देखो, फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. वी नो दैट इफ न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, maximum kinetic energy is negative, which is impossible. Hence, photoelectric emission does not take place for the incident radiation below threshold frequency. So, agar if nu is less than nu naught, there will be no photoelectron emitted. So, this is the second law of photoelectric emission. Third law क्या कहता था कि above the threshold maximum kinetic energy of the emitted photoelectron is independent of the intensity of the incident light but depends upon the frequency of the incident light. तो ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट था, इंटेंसिटी पे नहीं डिपेंडेंट. तो उसको कैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया आइंस्टाइन ने? इन्होंने बोला कि हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. We know that if nu is greater than nu naught, maximum kinetic energy will be directly proportional to the frequency nu. This means maximum kinetic energy of photoelectron depend upon the frequency of incident radiation. If the intensity of the incident radiation is increased, number of incident photon falling per second on the metal surface increases, but the energy of each photon remains the same. है ना, एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो इंटेंसिटी को बढ़ा के हम लोगों को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगा. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कराने के लिए फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करना पड़ेगा. The phenomena of photoelectric emission has been conceived as an effect of the elastic collision between a photon and an electron inside the metal. As a result of it, the absorption of energy by the electron of metal from the incident photon is a single event which involves transfer of energy at once without any time lag. तो वो जो energy का transfer है, that is at once without any time lag. So due to it, there is no time lag between the incident photon and the ejected photoelectron. This is the fourth law of photoelectric emission. So all these four laws were explained by Einstein's equation. Now, consequences of photoelectric emission. The photoelectric emission
the photoelectric emission is possible only if the incident light is in the form of packets or of energy, each having a definite value. So more than the work function of the metal. So this shows that light is not of wave nature but of particle nature. It is due to the reason that photoelectric emission was accounted by quantum theory of light, that is particle nature of light. अब हम लोग कुछ रिलेशंस देखेंगे, रिलेशन बिटवीन द कट ऑफ पोटेंशियल, है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ. सो हम लोग को कट ऑफ पोटेंशियल वी नॉट के बीच में, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन न्यू के बीच में, एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट के बीच में, और वेवलेंथ लैम्डा के बीच में, ये हम लोग को रिलेशन निकालना है. तो अब देखो, एज ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड बाय आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन का जो फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या कहता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन माइनस द work function of the metal on which the incident photon is, on which the light is being incident. Now if V naught is the cutoff potential or stopping potential and E is the charge on the electron, तो मैक्सिमम जो हम लोग काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं दैट इज इक्वल टू चार्ज इनटू V naught, E into V naught हो जाएगा. Now if nu naught is the threshold frequency, the work function phi naught is h nu naught, ये भी हमें पता है. इन दोनों तीनों को यूज कर लो तो मैक्सिमम ई वी नॉट क्या हो जाएगा, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की जगह हम लोग यहाँ पे ई वी नॉट पुट कर रहे हैं, एच न्यू माइनस फाई नॉट की जगह इसको पुट कर रहे हैं, तो हमारा ई वी नॉट इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, दैट इज एच न्यू माइनस न्यू नॉट. If lambda is the wavelength of incident radiation and lambda naught is threshold wavelength, हमें पता है nu is equal to c upon lambda, right? और इसके अलावा nu naught is equal to c upon lambda naught. इन दोनों को यहाँ पे रिप्लेस कर लो, nu को इससे और nu naught को इससे, तो ये क्या हो जाएगा, h c कॉमन ले लो, 1 by lambda minus 1 by lambda naught. ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट इस पे देखेंगे. सो न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, न्यू नॉट इज सी बाय लैम्डा नॉट, इन दोनों को यूज कर लिया. ई वी नॉट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एच सी बाय लैम्डा माइनस एच सी बाय लैम्डा नॉट. सो ई वी नॉट क्या हो गया, एच सी 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट के बराबर, विच इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल. तो ग्राफिकली अगर हम लोग को प्लैंक कांस्टेंट और वर्क फंक्शन मेटल का निकालना है, तो देखो, फ्रॉम आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन वी हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज एच न्यू माइनस फाई नॉट, वी नॉट इज द कट ऑफ पोटेंशियल, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमें पता है ई वी नॉट, पिछले अभी तुरंत हम लोग पिछले स्लाइड में देख रहे थे, इसको रिप्लेस कर लिया, ई वी नॉट इज एच न्यू माइनस फाई नॉट, और V naught is equal to h nu by E minus phi naught by E. ठीक है, अगर हम V naught और nu के बीच में, ठीक है ना, V naught और nu के बीच में अगर हम लोग ये जो एक ग्राफ को प्लॉट करते हैं, तो यहाँ पे क्या दिखेगा हमें. So this equation is similar to the equation of straight line y is equal to mx plus c, where m is the slope of the straight line. तो स्लोप तुम देखोगे h बाई ई हो गया स्लोप, और जो इसका इंटरसेप्ट है वो फाई नॉट बाई ई हो गया, माइनस फाई नॉट बाई ई. सो क्योंकि हमारे पास इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, c हो गया माइनस फाई नॉट बाई ई और m हो गया h बाई ई. So where m is the slope of the straight line and c is the intercept on the axis, therefore the graph between v naught and nu is straight line AB as shown in the figure. Slope of the straight line tan theta is equal to h by e, है ना, h by e. अगर हम लोग यहाँ से देखें तो डेल्टा v naught by डेल्टा nu हो गया, this upon this. Okay.
ना h इज इक्वल टू ई टेन थीटा, ई को इधर ले जाएंगे, ई टेन थीटा हो गया, h इज इक्वल टू ई टेन थीटा, सो e इंटू स्लोप ऑफ v नॉट वर्सेस न्यू ग्राफ, राइट. ना thus the value of the Planck constant, sorry, the value of Planck constant can be determined from this graph. The intercept v naught axis is OC, intercept on V naught axis is OC, which is minus phi naught by E. Phi naught को हम लोग लिख सकते हैं E into OC. अगर हम लोग को बस मैग्नीट्यूड देखना है तो नेगेटिव साइन हटा देंगे. This relation helps to determine the work function of metal. ठीक है. The work function of cesium is 2.14 electron volt. ठीक है. जो cesium है उसका जो work function है, this is 2.14 electron volt. Okay. 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे सीजियम का वर्क फंक्शन हो गया. नाउ कह रहा फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर सीजियम. देखो एच न्यू नॉट इज इक्वल टू फाई नॉट, तो इससे न्यू नॉट इज इक्वल टू फाई नॉट डिवाइडेड बाय एच आएगा. यहाँ पे देखो प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू दे रखा है, फाई नॉट है 2.14, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे जूल्स में, तो दिस इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, जूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा. सो दिस इज 2.14, 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 जूल. और h जो प्लैंक कांस्टेंट है उसका वैल्यू 6.63 10 टू द पावर माइनस 34. इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, 2.14 into 1.6 divided by 6.63, 0.51 और ये 34, 19, 15, 14. So 5.16 into 10 to the power 14 हर्ट्स हो जाएगा. ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गया ए पार्ट. बी पार्ट कह रहा है the wavelength of the incident light if photo current is brought to zero by stopping potential of 0.60 volt. तो हम लोग को वेवलेंथ निकालना है इंसिडेंट लाइट का, मतलब एच सी बाय लैम्डा. सो बेसिकली जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, ई इंटू वी नॉट होगा. ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. ठीक, मतलब फाई नॉट बेसिकली. तो एच न्यू माइनस फाई नॉट, इसको लिख सकते हैं एच सी बाय लैम्डा माइनस फाई नॉट. हम लोग को अब निकालना क्या है यहाँ पे, वेवलेंथ लैम्डा निकालना है. यहाँ पे वैल्यूज अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, सो ई वी नॉट, ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.6 है, is equal to 6.63 into 10 to the power minus 34, 3 into 10 to the power 8 divided by lambda minus phi naught is 2.14, 1.6 10 to the power minus 19. ठीक है जी बच्चों, अब इसको उधर लेके चले जाएंगे. 2.14 में 0.6 ऐड कर दो, 2.74 हो गया, इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कॉमन ले लेंगे इसमें और इसमें, और 2.14 को 0.6 से ऐड कर दिया, 2.74 हो गया, इज इक्वल टू 6.63 10 टू द पावर माइनस 34, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा. ठीक है. सो जो लैम्डा का वैल्यू है, दिस इज 6.63 into 3 divided by 2.74
divided by 1.6, 4.53, एक मिनट फिर से कर ले, 6.63 into 3, तो ये हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 19.89 10 to the power minus 26 divided by 2.74. This is 4.384 10 to the power minus 19. 19.89 divided by 4.53 into 10 to the power minus 7. ठीक है, 453 10 to the power minus 9 meter और 453 nanometer. This is the wavelength. क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? आगे सबको समझ, आगे बढ़े? कोई जवाब ही नहीं? अच्छा जी, नेक्स्ट पे चलते हैं. यूजिंग द ग्राफ शोन इन द फिगर फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs, राइट, the incident frequency of photon, using the graph shown in the figure for stopping potential, the incident frequency of photon, calculate Planck's constant. तो हम लोग को प्लैंक कांस्टेंट निकालना है. तो अभी देखिए, जो ये जो 0.5 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज है, ये 8 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज है. ठीक है, अब हमें पता है प्लैंक E V नॉट इज इक्वल टू h न्यू माइनस फाई नॉट. ठीक है, अब इससे हमारा क्या आ जाएगा, ये जो चेंज इन V नॉट है डेल्टा V नॉट और चेंज इन फ्रीक्वेंसी है डेल्टा न्यू. ठीक है, सो ई वी नॉट एच न्यू माइनस फाई नॉट है. इसको डिफरेंशिएट अगर हम लोग कर देंगे तो E इंटू डेल्टा वी नॉट इज इक्वल टू H इंटू डेल्टा न्यू, और ये फाई नॉट तो कांस्टेंट है. ठीक, सो अब हम लोग वैल्यू डाल देते हैं. तो H क्या हो जाएगा, E डेल्टा वी नॉट अपॉन डेल्टा न्यू. सो दिस इज E इंटू ये जो डेल्टा वी नॉट है, दिस इज 1.23 minus 0 divided by delta nu 8 minus 5 into 10 to the power 14. H is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19. E का वैल्यू 1.23 divided by 3 into 10 to the power 14. So this is, इसको कैलकुलेट करेंगे 1.6 into 1.23 divided by 3. तो 6.56 10 to the power minus 34. ये h का वैल्यू हो गया.
क्लियर है बच्चों? तुम डायरेक्टली भी यूज कर सकते थे भाई। अभी हम लोग पीछे पढ़े कि tan थीटा इज इक्वल टू h बाय e इज इक्वल टू डेल्टा v नॉट बाय डेल्टा न्यू। ये इक्वेशन अभी हम लोगों ने पढ़ा पीछे, उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं हम लोग। लिख लिया सबने? यस सर। ये देखो, ये पढ़ा था ना यहाँ पे। देखो यहाँ tan थीटा इज इक्वल टू h बाई यू, इसी को डायरेक्टली यूज करके हम लोग को करना है। Now some of the important graphs related to photoelectric effect। पहला है फ्रीक्वेंसी न्यू वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट। तो न्यू वी नॉट के बीच में अगर हम लोग ग्राफ देखें, सो हम लोग को पता है ई वी नॉट इज एच न्यू माइनस फाइव नॉट, है ना, ये आइंस्टाइन्स इक्वेशन है। वी नॉट इज एच बाई ई इंटू न्यू माइनस फाइव नॉट बाई ई। सो मतलब वी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। सो अगर हम लोग न्यू वी नॉट का ग्राफ बनाए, है ना, सो देयरफॉर वी न्यू वी नॉट ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को शो कर रहा है। So is a straight line. Now comparing the above relation with y is equal to mx plus c, तो आप ये देखोगे हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और यहाँ पे जो है v नॉट इज इक्वल टू h बाई ई इंटू न्यू प्लस ऑफ माइनस फाइव नॉट बाई। तो v नॉट और न्यू के बीच में हम लोग ग्राफ देख रहे हैं, तो ये v नॉट वाई एक्सिस पे, न्यू एक्स एक्सिस पे, तो ये सिंपली y इज इक्वल टू, ये जो पूरी चीज है वो m हो गई, और ये जो है c हो गया। c क्या होता है, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट का वैल्यू होता है, तो माइनस फाइव नॉट बाई। तो ये देखो y एक्सिस पे इंटरसेप्ट को शो कर रहा है माइनस फाइव नॉट बाई, और h बाई ई हमें बेसिकली यहाँ पे tan थीटा को निकाल के बताएगा, स्लोप बताएगा। ठीक है। सो दस वर्क फंक्शन कैन बी एस्टिमेटेड। तो इससे हम लोग वर्क फंक्शन एस्टिमेट कर सकते हैं। सो फ्रीक्वेंसी न्यू एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट ग्राफ, ठीक है, फ्रीक्वेंसी न्यू वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट ग्राफ फॉर डिफरेंट मटेरियल विल बी रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल स्ट्रेट लाइन एज शोन। इट इज सो बिकॉज द स्लोप ऑफ ईच स्ट्रेट लाइन इज h by e, but the threshold frequency for different material is different। so देखो, बेसिकली वी न्यू नॉट का जो वैल्यू होगा सबका अलग अलग होगा, इसीलिए जब अलग अलग मेटल के लिए हम लोग प्लॉट करते हैं ये ग्राफ, तो वो स्ट्रेट लाइंस मिलेंगे जो कि पैरेलल होंगे एक दूसरे से, है ना, बट एक ही पॉइंट से पास नहीं कर रहा। क्लियर है बच्चों? ना फ्रीक्वेंसी न्यू एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बीच में अगर हम लोग ग्राफ बनाए, तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज एच न्यू माइनस ऑफ फाइव नॉट। तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। So thus new kinetic energy max graph is a straight line as shown. Comparing the above relation with y is equal to mx plus c, c जो होगा वो हमारा किसके बराबर होगा, माइनस फाइव नॉट के बराबर। तो इसीलिए एक स्ट्रेट लाइन ही इस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, है ना, बट यहाँ पे जो c का वैल्यू है दिस इज माइनस फाइव नॉट। So thus, frequency and maximum kinetic energy graph is a straight line as shown in figure 7.11। So ये हम लोग को एक straight line मिल रहा है frequency और maximum kinetic energy का जो graph। Comparing the above relation with y is equal to mx plus c, we note that slope of nu k max, है ना, frequency and maximum kinetic energy graph is h, x intercept is nu naught, and y intercept is minus of phi naught।
नाउ फ्रीक्वेंसी न्यू एंड फोटोइलेक्ट्रिक करंट आई. तो अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी और फोटोइलेक्ट्रिक करंट का रिलेशन देखें तो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको फ्रीक्वेंसी और फोटोइलेक्ट्रिक करंट का. So it is shown in this figure. This graph shows the photoelectric current I is independent of frequency of the incident light till intensity remains constant. ठीक है. So frequency और photoelectric current न्यू और I के बीच में हम लोग को ग्राफ बनाना है ना, till intensity. So यहाँ पे देखो intensity I is independent of frequency. ठीक है. Now intensity and stopping potential का अगर हम लोग बनाएं ग्राफ तो ये देखिए ये इंटेंसिटी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ है. It is shown in the figure. This graph shows that magnitude of the stopping potential is independent of the intensity of incident radiation till the frequency of incident radiation remains constant. ठीक है. उसके अलावा टाइम एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट अगर हम निकालेंगे, दिस ग्राफ शोज दैट द फोटो इलेक्ट्रिक करंट अटेन्स द सैचुरेशन वैल्यू इन 10 to the power minus 9 seconds. तो सैचुरेशन वैल्यू 10 to the power minus 9 seconds में अचीव कर लेता है फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ रेडिएशन फॉलिंग ऑन द फोटो सेंसिटिव मटेरियल irrespective of the intensity of incident radiation. ठीक है. तो ये सारे ग्राफ हैं जो आपको ध्यान में रखना है. Now particle nature of light. So photoelectric effect establishes the fact that light in interaction with matter behaves as if it was made of quanta or packets of energy. ठीक. Each of energy h nu, where h is the Planck's constant and nu is frequency of light. Now, Einstein also made an important conclusion that the light quantum can be associated with momentum h nu by c, where c is the speed of light. A definite value of energy as well as momentum gives a strong indication that the light quantum is a particle which was later named as photon. The particle-like behavior of light was later on confirmed by the experience of A.H. Compton, जो Compton effect वगैरह इन्होंने डिस्कवर किया था, on scattering of X-rays from electron. Now the photon picture of electromagnetic radiation and the characteristic properties of photon are given below. So basically ये characteristic properties of photons दे रखा है. पहला property क्या है? In interaction of radiation with matter, radiation behaves as if it is made up of particles like photons. Okay. Now second is each photon has energy E is equal to h nu, that is hc by lambda, and momentum P is equal to h nu by c or h by lambda. ठीक है. Where h is the Planck constant, nu and lambda are frequency and wavelength of radiation, and c is the velocity of light. Now, irrespective of intensity of radiation, all the photons of particular frequency nu or wavelength lambda have the same energy. So, irrespective of intensity, सारे का सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होगा. एच न्यू इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा. And same momentum P is equal to h nu by c and h by lambda. By increasing the intensity of radiation of a given frequency or wavelength of a metal surface, there is only increase in the number of photons per second falling on that surface, while each photon is having the same energy. ठीक है. तो नंबर ऑफ फोटोन्स हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं इंटेंसिटी को इंक्रीज करके, बट वहां पे जो हर फोटोन में जो एनर्जी होगा वो एनर्जी उतना ही रहेगा. इट शोज दैट द फोटोन एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन.
Now all the photons emitted from a source of radiation travel through space with the same speed c, speed of light के बराबर. The frequency of photon gives the radiation a definite energy or color which does not change when photon travels through a different media. The velocity of photon in different media, velocity of photon in different media is different, which is due to the change in its wavelength. The rest mass of a photon is zero. Therefore, according to theory of relativity, the mass m of the particle moving with velocity v, comparable with velocity of light c, is given as m is equal to m naught 1 by root under m is equal to m naught divided by root under 1 minus v square by c square. ये आइंस्टाइन का लॉ है. तो m naught is equal to m into this. So m naught अगर रेस्ट मास है पार्टिकल का, एज फोटोन मूव्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, तो v इज इक्वल टू c हो जाएगा. तो यहाँ पे ये m naught जीरो हो जाएगा. हेंस फोटोन हैज जीरो रेस्ट मास, बिकॉज फोटोन का जो स्पीड है कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट है, तो इसका जो मास होगा वो जीरो मास होगा. तो रेस्ट मास ऑफ ए फोटोन इज zero. Now photons are not deflected by electric and magnetic field. This shows that photons are electrically neutral. है ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड से डेविएट कर रहा है, ना मैग्नेटिक फील्ड से डेविएट कर रहा है. तो इससे हमें पता चलता है कि फोटोन जो है, दिस इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. इन अ फोटोन particle collision such as photo-electron collision happens, the energy and momentum are conserved in these collisions. So therefore, number of photons may not be conserved in a collision. So one photon may be absorbed or a new photon may be created. So energy or momentum conserved है, but number of photons जो है, that is not same, that is not conserved. In n photons, each of frequency nu are emitted. So are emitted per second from a source of light. Then power of light radiated out of the source of light is, power is energy upon time. So if there are n photons, each photon has h nu amount of energy. So n into h nu will be the amount of energy which it will have, divided by time 1 will give you n into h into nu. So where h is the Planck's constant. Okay. Now let us do few questions. Now if you see this question, यहाँ पे momentum of photon of electromagnetic radiation is given as this. So momentum P is given as 3.3 into 10 to the power minus 29 kg meter per second. What is the frequency and wavelength of the waves associated with it? तो हम लोग को एक तो फ्रीक्वेंसी निकालना है और ये वेवलेंथ लैम्डा निकालना है. ठीक है. सो अब ये देखो, एनर्जी ऑफ ए फोटोन E इज इक्वल टू एच न्यू होता है. Energy of a photon E is equal to h nu, which is equal to mc square, which is mc into c, mc mass into velocity p हो जाएगा, p into c. ठीक है. सो जो न्यू होगा, न्यू इज इक्वल टू p into c डिवाइडेड बाय h. हम लोग को फ्रीक्वेंसी निकालना है, मोमेंटम दिया हुआ है 3.3 10 to the power minus 29, ठीक है, into 3 into 10 to the power 8 divided by 6.6 10 to the power minus 34. So this is 3.3 into 3 divided by 6.6, 1.5 हो गया, into 10 to the power minus of 21 and 34 plus of
13, 1.5 इंटू 10⁻13 हर्ट्स हो गया फ्रीक्वेंसी। और लैम्डा निकालना है तो C by nu, which is 3 into 10⁸8, 1.5 into 10⁻13. So 2 into 10⁻⁻5 meter. Is it clear? लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Now इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर मिनट बाय 25 वॉट सोर्स। ठीक, सो पावर दे रखा है 25 वॉट। ठीक है, 25 वॉट सोर्स, और यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर मिनट, टाइम कितना है 60 सेकेंड्स। सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ lambda is 5000 angstrom, so this is 5 into 10⁻⁻7 मीटर हो गया। ठीक है ना, एनर्जी E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। ठीक है, तो ये वैल्यूज अगर हम लोग डाल देते हैं, h is 6.63 10⁻⁻34, 3 into 10⁸8, 5 into 10⁻⁻7, 6.63 into 3, 3.978 into 10⁻715, 19, 15, 19। एनर्जी E निकल गया। एनर्जी E क्या है, पावर इनटू टाइम हो जाएगा। सो P into T is 25 into 60, 1500 जूल्स। एक फोटोन में इतना एनर्जी है, और टोटल एनर्जी जो है इतना है, तो नंबर ऑफ फोटोन्स emitted per minute is equal to 1500 डिवाइडेड बाय एक फोटोन में जो एनर्जी है उतना से डिवाइड कर देंगे, 3.978 into 10⁻⁻19, 1500, so this is 3.78 into 10⁻, यहाँ पे 3.78 10⁻19 और ये 21, 10⁻21. This is the number of photons emitted per minute.
लिख लिया बच्चों? अब ये क्वेश्चंस करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे. So work function phi naught of a metal X equals 3 into 10 to the power minus 19 joule. तो हमारा जो वर्क फंक्शन दे रखा है 3 into 10 to the power minus 19 joule. Calculate the number of photons of light of wavelength 26.52 nanometer. Number of photon है, हम लोग को निकालना है यहाँ पे. लाइट का जो वेवलेंथ है 26.52 into 10 to the power minus 9 मीटर है, whose total energy equals W. Planck constant H is 6.63 10 to the power minus 34 joule seconds. ठीक है. So अब देखो हमारा जो वर्क फंक्शन दे रखा है, हमें पता है वर्क फंक्शन फाई नॉट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन्स इनटू हर फोटोन में कितना एनर्जी है, एच सी बाय लैम्डा के बराबर एनर्जी आएगा हर फोटोन में. सो दिस इज इक्वल टू फाई नॉट. तो यहाँ पे नंबर, हम लोग को नंबर ऑफ फोटोन्स निकालना है. So number of photon n is equal to phi naught into lambda divided by h into c. Values put कर लेते हैं. 3 into 10 to the power minus 19 into 6.63 10 to the power minus 34 into phi naught का वैल्यू और उसके बाद लैम्डा का वैल्यू है. लैम्डा का वैल्यू 26.52 10 to the power minus 9 divided by hc, that is 6.63 10 to the power minus 34 into 3 into 10 to the power 8. इसको कैलकुलेट करते हैं. सो 26, ये तो 3 और 3 कैंसिल हो गया. 26.52 को 6.63 से डिवाइड कर लेंगे, ये 4 हो गया. 4 into 10 to the power 19, 28, 34, 26. 4 into 10 to the power minus 2 हो जाएगा, है ना. So number of photons is 4 into 10 to the power minus 2 which is being emitted. Clear है बच्चों? Yes, sir. So we'll stop here. एक क्लास और यूज करेंगे क्योंकि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के न्यूमेरिकल्स काफी आते हैं, तो इसको हम लोग थोड़ा सा और कर लेंगे अगली क्लास में. और उसके बाद फिर डी ब्रॉगलीज जो इक्वेशन है ना, वो हम लोग करेंगे, मैटर वेव्स बेसिकली. ठीक है, ठीक है. विल स्टॉप हियर.